नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह मिश्रा। बंसल न्यूज की खास पेशकश लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी अपने करियर को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो ये कार्यक्रम आपके बहुत काम का है, क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम में एक्सपर्ट्स करेंगे आपका मार्गदर्शन और बनेंगे लक्ष्य हासिल करने में मददगार। तो हमारे खास कार्यक्रम लक्ष्य में हम उन लोगों से आपको रूबरू कराते हैं जो शिक्षा के लिए एक बेहतर काम करने के लिए हमेशा आगे रहते हैं। छात्रों के मन में करियर को लेकर उठने वाले सवालों का ये जवाब देते हैं और कैसे शिक्षा के स्तर को बढ़ाया जा सके इसके लिए भी लगातार प्रयास करते हैं। लक्ष्य की इस खास पेशकश में हमारे साथ आज मौजूद हैं भोपाल से प्रहलाद सिंह जी, जो फिलहाल प्रहलाद केमिस्ट्री कोचिंग क्लासेस के डायरेक्टर हैं, और साथ में मौजूद है उनकी स्टूडेंट महक दिवाकर, जो 12th PCM की स्टूडेंट है। लक्ष्य में आप दोनों का स्वागत करती हूँ। प्रहलाद जी, अगर एक टीचर के नज़र से हम बात करें, लगातार शिक्षा का जो स्तर है ये भी बढ़ रहा है और नवाचार करके पढ़ाई को और भी ज़्यादा आसान बनाने के लिए लगातार कोशिशें जारी हम देख रहे हैं। ऐसे में सबसे पहले यही जानना चाहूँगी, आपकी कोचिंग में किस तरह से आप पढ़ाई करवाते हैं, कोचिंग के बारे में जानना चाहेंगे। जी, मैंने अपनी कोचिंग उस समय स्टार्ट की थी जब मैं एक स्टूडेंट था। बाकी मेरा कोई पर्पस नहीं था कि मैं टीचर ही बनूं या पढ़ाऊं, लेकिन मैं जैसे ही पढ़ाने लगा तो धीरे धीरे मुझे रिस्पॉन्स भी मिलने लगा और रिस्पेक्ट भी मिलने लगा। तो मैंने फिर इसी फील्ड में मैं बढ़ गया और बच्चों को पढ़ाने के लिए हमारे जो इंस्टीट्यूट है वहाँ हम लोग क्लास में वीक से वीक बच्चा जो है उस पर फोकस करते हैं। और दूसरा हम क्या करते हैं, जो पहले तो पूरा रिवाइज करवाते हैं, जो टॉपिक है क्लियर करवा देते हैं। टॉपिक क्लियर कराने के बाद जो भी कमी रह गई फिर उसको रिवाइज करवाएंगे। रिवाइज करवाने के बाद ओरल उनका टेस्ट लेते हैं, ओरल के बाद रिटर्न टेस्ट लेते हैं। तो रिटर्न टेस्ट में फिर जो कमी रह गई उस कमी को मैं भी एक्स्ट्रा टाइम देके और जो मेरी टीम है वो भी एक्स्ट्रा टाइम देके उस जो डाउट रह गया बच्चों का उस डाउट को क्लियर कराते हैं। और हम लोग जो है रटाने में बिलीव नहीं करते, क्योंकि रटी हुई चीज़ ज़्यादा याद नहीं रहती है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का जो बेसिक नॉलेज है, बेसिक फंडामेंटल है, उस पर हम फोकस करते हैं। क्योंकि यदि आपका बेसिक सही है तो बच्चा बाकी चीज़ अपने आप कर लेगा। जैसे सिंपली यदि हम कोई मकान बनाते हैं और मकान का जब तक बेसिक ठीक नहीं होगा तो मकान अच्छा नहीं बन पाएगा। भूकंप का एक झटका आएगा मकान गिर जाएगा। उसी तरह से स्टूडेंट का कैरियर है, जब तक आप बच्चों को बेसिक नॉलेज, बेसिक फंडामेंटल नॉलेज नहीं देंगे बच्चा आगे नहीं बढ़ सकता। वो अपने कैरियर में कई जगह ऐसे टाइम आएगा कि वो डाउट जो है बनते रहेंगे और सोचेगा मैं किस फील्ड में जाऊं, किधर नहीं जाऊं, तो उसको कन्फ्यूजन बना रहेगा। इसलिए मेरा मानना ये है कि बच्चों को जितना ज़्यादा हो सके बेसिक और फंडामेंटल जो नॉलेज है उसका ज्ञान दिया जाए तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। बिल्कुल सही कहा आपने प्रहलाद जी, और जिस तरह से आप खुद एक केमिस्ट्री टीचर हैं, मैं मानती हूं कि बेसिक्स क्लियर होने बहुत ज़रूरी हो जाते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री को कहा जाता है एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। जैसे आप मैथ्स में अगर पूरे प्रोसीजर को कवर करते हैं, आंसर ले आते हैं, उस कुछ इसी प्रकार केमिस्ट्री का भी मैंने देखा है कि अगर आपके केमिस्ट्री में बेसिक्स क्लियर होते हैं तो आप अच्छे से उस पूरे रिएक्शन को कर पाते, कंप्लीट कर पाते हैं और फुल स्कोरिंग ये सब्जेक्ट रहता है। महक मेरे साथ मौजूद हैं, आपकी स्टूडेंट हैं, उनसे ही जान लेते हैं। महक, PCM की आप स्टूडेंट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, जो भी इस फील्ड को, इस स्ट्रीम को चुनता है उसके लिए मेहनत बहुत ज्यादा हो जाती है, उसको मेहनत बहुत करनी होती है। किस तरह से सर कोचिंग में आपके डाउट्स को क्लियर करते हैं, कैसा लगता है कोचिंग में पढ़ते वक्त? कोचिंग में जब भी सर पढ़ाते हैं तो कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और प्रैक्टिकली बहुत अच्छे से समझाते हैं। कोई भी जो टॉपिक रहता है उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करवा देते हैं वो, कि कोई भी जो टॉपिक रहेगा वो अच्छे से आ जाता है। वो एक जो अलग अलग एग्जाम्पल रहते हैं उसके तरीके से समझाते हैं। जो हमारे आसपास का इन्वायरमेंट में जो भी एग्जाम्पल जिस तरीके से वो समझा पाते हैं उस तरीके से करवाते हैं। बिल्कुल, तो महक ये कहा जाए कि आपको कोचिंग में अच्छा लगता है जब सर कंसेप्ट्स को क्लियर कर देते हैं, तो उससे आपके लिए आसानी हो जाती है टॉपिक्स को फुल्ली कवर करने की और उसको अच्छे से तैयार करने की। प्रहलाद जी, अगर हम बात करें आज के शिक्षा के बदलते क्षेत्र को हम देखें, या शिक्षा का जो ये स्तर है लगातार बढ़ रहा है, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा हो गया है, स्टूडेंट्स भी एक अच्छे माइंडसेट के साथ, टैलेंटेड स्टूडेंट्स की ज़्यादा मैं देखती हूँ अब भीड़ हो गई है, क्योंकि बच्चे आजकल पढ़ाई पर ध्यान देते हैं और क्वालिटेटिव पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। ऐसे में शिक्षा के क्षेत्र में अगर आप बंसल समूह को देखें तो बंसल समूह के योगदान को आप किस नजर से देखते हैं? वैसे बंसल समूह से मैं काफ़ी समय से जुड़ा हूँ और बंसल समूह को ये करना चाहिए कि जो गरीब, खासकर देखा जैसे सिटी वगैरह के स्टूडेंट है वो तो रिकवर कर लेते हैं, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र, दूर दराज के जो स्टूडेंट है या जो पुअर फैमिली से हैं,
ऐसे स्टूडेंट को मेरा ये मानना है कि बंसल ग्रुप को उन बच्चों के सर्वे करवाना चाहिए, वहाँ तक जाना चाहिए, और जैसे गांव वगैरह जो है वहाँ पे सेंटर कुछ सेंटर बनाया जाए और उस प्लेस पे उनको ऑनलाइन, क्योंकि हर जगह तो टीचर अवेलेबल होगा नहीं, टीचर जा नहीं पाएगा, तो वहाँ पे हम उन्हें ऑनलाइन शिक्षा जो है उसके माध्यम से भी जोड़ सकते हैं, और जो स्टूडेंट हमसे ऑफलाइन कनेक्ट हो सकता है हम उसमें। और मेरा जो मेन मानना है, हम बच्चों का शुरू से, यदि हमें किसी भी फील्ड में बच्चों को जाना है तो पहले पता करें कि वो बच्चा किस फील्ड में जाना है, उसका लक्ष्य क्या है, उसका टारगेट क्या है। तो पहले तो हमें बच्चों को ये बताना चाहिए कि उसका टारगेट क्या है, वो टारगेट की ओर कैसे जा सकता है, और उसने जब अपना टारगेट सिलेक्ट कर लेता है तो उसके बाद हमें उसका बेसिक और फंडामेंटल और किस डायरेक्शन में किस तरह से वो प्रिपरेशन करके उस फील्ड तक जा सकता है, इसकी ओर बंसल ग्रुप को भी और बाकी जो टीचर है या शिक्षण संस्थान है उनको इस ओर ध्यान देना चाहिए। तो बच्चा ईजिली कॉम्पिटेटिव एग्जाम फेस कर लेता है। अदरवाइज आपने देखा ही होगा कि आजकल बच्चा जो बहुत जल्दी हाइपर हो जाता है, बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है, और कई बार वो गलत कदम भी उठा लेता है। तो इसलिए, और दूसरा जो फैमिली मेंबर है उनको अपने बच्चों पे ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर बच्चे की क्वालिटी एक अलग होती है। पहले उसकी क्वालिटी को हम जानें कि उसकी क्वालिटी क्या है, फिर उस हिसाब से उस पर हम मेहनत करें। और कोई भी हम संस्थान जब चुनें तो सबसे पहले संस्थान के बारे में हम अच्छे से पता कर लें कि वहाँ की फैकल्टी मेंबर कैसे हैं, वहाँ पे का इन्वायरमेंटल कैसा है, वहाँ पे किस तरह का माहौल है, किस तरह से पढ़ाया जाता है, वहाँ पे बेसिक नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज वगैरह दिया जाता नहीं दिया जाता। उसके बाद ही हमें किसी संस्थान का जो है चुनाव करें। तो इस ओर में मैं देखूंगा, क्योंकि मैं बंसल ग्रुप में कई बार, बंसल कॉलेज वगैरह मैंने कई बार विजिट किया है, तो मुझे लग रहा है कि बंसल से अच्छा आज के दौर में कोई ग्रुप नहीं है। बिल्कुल, और जिस तरह से आपने जिक्र भी किया कि बच्चों तक एक अच्छी एजुकेशन का एक्सेस पहुंचना बहुत ज़रूरी है, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में जहां टीचर्स नहीं पहुंच पाते, अच्छे संस्थान नहीं पहुंच पाते। लेकिन मैं मानती हूं कि बंसल के जो जितने भी शिक्षण संस्थाएं हैं ऐसी ऐसी जगहों पर मौजूद हैं, ओबेदुल्लागंज, विदिशा, रायसेन, जहां पर ऐसे बच्चे होते हैं ग्रामीण क्षेत्रों से थोड़ा आगे बढ़कर पहुंचते हैं पढ़ाई के लिए। और जैसे आपने जिक्र किया यहाँ पर कि पेरेंट्स को भी शिक्षा के संस्थान को चुनने के लिए बहुत सोच समझ के चुनना चाहिए कि बच्चे को कहाँ भेज रहे हैं। ऐसे में टेक्निकल एजुकेशन की अगर बात की जाए, महक आप हमारे साथ मौजूद हैं, टेक्निकल एजुकेशन में आप बंसल समूह की किन नीतियों को पसंद करती हैं? जैसे कि सर ने बताया है कि अभी उन्होंने 1 मंथ पहले हम लोगों को विजिट करवाया था बंसल कॉलेज में। वहाँ की मुझे सबसे अच्छी लेबोरेटरी लगी है, क्योंकि वहाँ की हर एक लैब्स अलग अलग है, और हम जितना ज़्यादा नॉलेज डीपली पढ़ेंगे वहाँ पर बहुत अच्छे से हमें समझ में आ पाएगा। वहाँ पर हर एक चीज़ की लैब्स अलग है, वहाँ पर जो मशीनरी के पार्ट्स है वो भी अलग अलग हैंगे। वहाँ पर हम बहुत अच्छे से उस चीज़ को समझ पाएंगे, और जितने अच्छे से हम उस चीज़ को समझ पाएंगे वो हम अच्छे से कर पाएंगे। और वहाँ पर का जो हम अपने फ्यूचर का जो भी देखें तो वहाँ का प्लेटफॉर्म जो है वहाँ पर बहुत अच्छा है, और वहाँ का जो प्लेसमेंट है वहाँ पर बहुत अच्छी कंपनियों में गए हैं वहाँ के स्टूडेंट्स। बिल्कुल सही कहा महक आपने, प्लेसमेंट ऑप्शंस बहुत अच्छे हैं बंसल ग्रुप के पास, और जिस तरह से लगा था स्टूडेंट्स के अच्छे प्लेसमेंट्स भी हुए, अच्छे एग्जांपल्स भी हमारे पास रहते हैं। आगे अगर बढ़ते हैं और टेक्निकल एजुकेशन की बात कर रहे थे, प्रहलाद जी हमारे साथ मौजूद है। प्रहलाद जी, कहा जाता है कि अगर एक बच्चा प्रैक्टिकली केमिकल रिएक्शन अच्छे से कर लेता है तो उस केमिकल रिएक्शन को लिखने में उसको ज़्यादा आसानी रहती है। ये ऐसा टीचर्स, मेरे टीचर्स भी कहते थे, मैं भी PCM की स्टूडेंट रही हूँ। तो इस पर अगर हम ध्यान दें, बंसल समूह भी टेक्निकल एजुकेशन, साथ ही साथ लेबोरेटरीज में जिस तरह से महक ने भी जिक्र किया, काफ़ी वहाँ पर प्रैक्टिकल के लिए काफ़ी इंतजाम रहते हैं ताकि बच्चे अच्छे से उस कंसेप्ट को प्रैक्टिकली समझ सके। इस क्षेत्र में आप कैसे महसूस करते हैं बंसल ग्रुप किस तरह से कार्य कर रहा है? मैडम, बंसल ग्रुप तो अपना काम अच्छा ही कर रहा है, जैसे और बाकी टीचर लोग हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं अपने इंस्टीट्यूट के जो बच्चे, मैं कई स्कूलों से भी जुड़ा हूँ, तो मैं बच्चों को थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल जो है, प्रैक्टिकल नॉलेज जरूरी है, तो मैं बच्चों को प्रैक्टिकल करवाता हूँ। और प्रैक्टिकल से, क्योंकि केमिस्ट्री एक प्रैक्टिकल साइंस है, और केमिस्ट्री में थ्योरेटिकल कुछ नहीं होता, क्योंकि थ्योरेटिकल पढ़ाओगे तो वो केवल माइंड तक रहता है, और आप यदि प्रैक्टिकल कराओगे तो बच्चा हमेशा वो चीज़ आगे तक, उसके फ्यूचर तक वो चीज़ काम आएगी। तो हम हमेशा जो है प्रैक्टिकल पे ज़्यादा फोकस करते हैं, और प्रैक्टिकल से बच्चों को एक एक चीज़ क्लियर की जा सकती है। जैसे कई बार जैसे हमने कुछ छोटे छोटे शॉर्ट ट्रिक बना रखे हैं, किस तरह से थ्योरी या रिएक्शन वगैरह और पीरियोडिक टेबल याद की जाती है, उसके लिए मैंने छोटे छोटे ट्रिक्स बना रखे हैं। तो बच्चों को कैसे, और मैं तो मतलब एकदम एज अ फ्रेंड, एकदम फ्रेंकली माहौल में पढ़ाता हूँ। मैं बच्चों को जैसे पीरियोडिक टेबल पढ़ाता हूँ, मैंने कुछ उसके ट्रिक बना रखे हैं। जैसे फर्स्ट ग्रुप जो है, इसके लिए मैंने हलीना ने की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाबूजी राजी, बैगन आलू गोभी इन थैला,
कल से गीत सुनेगी पब्लिक, नेपाली पब्लिक, आलसी सब बिचारी, इस तरह के कई ट्रिक बना रखे। तो उससे पूरी की पूरी पीरियड टेबल में बच्चों को याद करवा देता हूँ। और प्रैक्टिकल जो है, प्रैक्टिकल में ले जाने से पहले उनको कैसे एसिड बेसिड रेडिकल कैसे निकालेंगे, टाइट्रेशन वगैरह कैसे करेंगे, पहले उस चीज़ का क्लास में नॉलेज दे दिया जाता है। फिर मैं आगे रह के पहले मैं प्रैक्टिकल करवाता हूँ उसको, बच्चों को फिर उससे एक्सप्लेन करके एक एक बच्चे से वो प्रैक्टिकल करवाता हूँ। तो यही मैं भी यही चाहता हूँ कि बंसल ग्रुप भी जो है इसी तरह की जो प्रैक्टिकल पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करे। एक एक बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज मिलना चाहिए, और जब तक प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिलेगा तब तक बच्चा आगे नहीं बढ़ेगा। और किसी भी चीज़ में आगे बढ़ने के लिए हमें मेन चीज़ है प्रैक्टिकली, क्योंकि थ्योरेटिकली कुछ नहीं होता। थ्योरेटिकल कब तक रहेगा, कब तक इस चीज़ को रट सकते हो, आप रटी हुई चीज़ें भूल जाओगे, लेकिन आपने उसको प्रैक्टिकली किया है तो वो चीज़ें हमेशा बनी रहेगी। तो यही मैं कहूँगा कि बंसल ग्रुप जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल पर फोकस करे और बच्चों को उनके भविष्य बनाने के लिए मार्गदर्शन करें। बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरह से आपने भी ट्रिक्स बताई हैं, कुछ ऐसी ही ट्रिक्स से हमने भी पढ़ाई की है। पीरियोडिक टेबल को याद रखना हो, केमिकल रिएक्शंस में क्या कुछ हम इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरह से हम उसमें काम करते हैं, ऐसी चीज़ें बच्चों को ये चीज़ें मुझे लगता है इंटरेस्ट दिखाती हैं। जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो बच्चे उसको बड़ी रोचक तरीके से करने की कोशिश करते हैं। एक उनके अंदर ये रहता है भाव कि कैसे हुआ, हम भी करके देखेंगे। तो मुझे लगता है प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि थ्योरेटिकल जैसा कि आपने जिक्र किया बच्चे कब तक याद रखेंगे। प्रहलाद जी, एक और बात सामने आती है जब स्टूडेंट्स के करियर की बात होती है। अभी जैसे 12th की स्टूडेंट हमारे साथ बैठी हैं महक, जब बच्चे करियर को चुन रहे होते हैं, पहले तो ये स्ट्रीम को ही जब 10th से 11th में चुनते हैं इसमें ही काफ़ी कंफ्यूज्ड रहते हैं, पेरेंट्स कंफ्यूज्ड रहते हैं, और उसके बाद फील्ड कौन सी चुननी है उसके आगे उसमें भी उनको कहीं ना कहीं कंफ्यूजन रहता है। कैरियर काउंसलिंग के लिए आप किस तरह से काम करते हैं? मैडम, पहली बात तो ये कि मैं भी बच्चों जैसे बच्चा कोई आता है 10th पास करके तो उनके गार्जियन से पर्सनली मिलता हूँ, और मैंने कि बच्चे ने क्या सोचा, ये नहीं कि उसके दोस्त ने मैथ साइंस लिया तो हम भी मैथ साइंस लेंगे, घर में बड़े भाई बहन ने मैथ साइंस लिया तो हम भी मैथ साइंस ले लें, क्योंकि हर स्टूडेंट की डायरेक्शन अलग होती है, उसका नॉलेज अलग जगह है, उसकी रुचि जो अलग जगह है। तो इसलिए पहले तो स्टूडेंट के साथ साथ मेरा जो मानना है कि पेरेंट्स की भी काउंसलिंग जरूरी है। जब तक क्योंकि कई बार क्या है, पेरेंट्स अपनी चीज़ अपने बच्चों पे थोप देते, वो गलत है, और तो बच्चों पे कोई चीज़ थोपना नहीं चाहिए। और दूसरा, जब भी जैसे बच्चा 10th पास करके आता तो हम भी उस समय बच्चे थे, हमें भी कोई नॉलेज नहीं था, किसी ने बोल दिया बस चलते गए। तो सबसे पहले तो आपको टारगेट बनाना पड़ेगा, और जब तक आप टारगेट नहीं बनाओगे तब तक आप किसी स्ट्रीम में नहीं जा सकते, कोई भी लक्ष्य आप पूरा नहीं कर सकते। तो मेन है पहले आप टारगेट बनाओ, और टारगेट बनाने के बाद आप किस तरह से उस टारगेट के लिए हम जा सकते हैं वो हमें कंटिन्यू। कई बार मैंने देखा जैसे इस समय 11th के बच्चे जो हैं वो 11th क्लास को सीरियस नहीं लेते हैं, वो सोचते 11th है, लोकल क्लास है, स्कूल लोकल है, पास हो जाएंगे। लेकिन यदि आपको कैरियर बनाना है आगे, मैथ साइंस, बायो साइंस या कोई भी फील्ड है उसमें आपको आगे बढ़ना है, तो 11th मेन है। क्यों? क्योंकि 11th बेस है, और जब आप बेस खराब कर लोगे तो आपकी आगे आने वाली जो चीज़ें हैं, आगे आपको और ज़्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो ये कि आप ये नहीं कि भाई दोस्त ने बोल दिया, भाई ने बोल दिया, रिश्तेदार ने बोल दिया, किसी की बातों में आ गए, क्योंकि आपको फ्री का नॉलेज देने वाले बहुत मिल जाएंगे। डिसाइड आपको करना है कि आपको कहाँ जाना है, क्या करना है। इसलिए सबसे पहले आप अपना टारगेट डिसाइड करें, आपका एम डिसाइड करें, आपकी स्ट्रीम डिसाइड करें कि हमें किस तरफ जाना है, फिर उस ओर आप प्रयास करें। ये नहीं कि भाई 11th है हो गया, मेन चीज़ है 11th है, क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप जाते हो, खासकर जो मैथ साइंस या बायो साइंस से रिलेटेड है, तो 60% सिलेबस आपका 11th का ही आता है, और 11th का सिलेबस आगे जाके धीरे धीरे वो उसका विस्तार होता जाता है। तो आपको 11th में सबसे ज़्यादा फोकस करना है, और मैं पेरेंट को यही बताऊंगा कि आप अपने बच्चों पे कभी प्रेशराइज ना करें। जो उसे करना है, जिस स्ट्रीम में उसे जाना है, उसको जाने दें। आप उस पर अपना जो विचार है, अपना जो सपना है, वो आप उस पर ना थोपे। स्वयं स्टूडेंट को डिसाइड करने दे कि वो किस फील्ड में जा रहा है, किधर उसकी रुचि दे, उसी हिसाब से हमें उस स्ट्रीम में उसे डालना चाहिए, उसी हिसाब से सब्जेक्ट दिलाना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने प्रहलाद जी। जिस तरह से आपने जिक्र किया कि बच्चों को एक टारगेट सेट रखना चाहिए, क्योंकि 11th क्लास को कहा ही जाता है बच्चे बहुत ज़्यादा लाइटली लेते हैं। उनको लगता है कि शायद 11th क्लास तो वो क्लास है जिसका रिजल्ट कुछ मैटर नहीं करता, लेकिन ऐसा पढ़ाया जाता है। पीसीएम में तो खास करके ये पढ़ाया जाता है कि 11th पार्ट 1 होता है और 12th पार्ट 2 होता है। अगर पार्ट 1 ही क्लियर नहीं है तो पार्ट 2 समझ में नहीं आता है। तो इसलिए स्टूडेंट्स को ये ज़रूरी समझना है कि ये बात बहुत ज़रूरी है कि 11th क्लास उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। 11th में अगर अच्छा परफॉर्म करेंगे तो ही 12th में करेंगे। एक और बात आपने कही कि पेरेंट्स को बच्चों पर थोपना नहीं चाहिए, कि बच्चे जो करना चाहते हैं वो स्वतंत्र रहें कि वो किस स्ट्रीम में जाना चाहते हैं। मैं आपसे जानना चाहेंगे, पीसीएम आपने चुना, क्या पेरेंट्स के प्रेशर में आके, या ये कहा जाए कि आपको खुद ही इंटरेस्ट था कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ना है? मुझे शुरू से ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में इंटरेस्ट था, क्योंकि मुझे सिविल
इंजीनियर में IAS बनना है। मैं चाहती हूँ कि अपने करियर को मैं मैथ साइंस सब्जेक्ट के साथ में आगे बढ़ाऊँ। बिल्कुल। और महक, अगर आपकी बात की जाए डेली रूटीन की, क्योंकि आप सर के यहाँ कोचिंग भी जाती हैं, इसके अलावा स्कूल जाती होंगी, कैसे क्या टाइम आपने डिवाइड कर रखा है अपनी स्टडीज़ के लिए, और फिर घर पे आप कितना टाइम देती हैं? क्या कुछ और हॉबीज़ भी आपकी हैं? मैं अपने टाइम को बिल्कुल मैनेज करके चलती हूँ। जैसे कि मैं केमिस्ट्री को सुबह का टाइम देती हूँ क्योंकि वो थोड़ा टफ सब्जेक्ट पड़ जाता है, और जो मैथ्स सब्जेक्ट मेरा है वो उसको मैं शाम का टाइम देती हूँ कि वो न्यूमेरिकली सब्जेक्ट हैगा और उसको अच्छे से हम शाम को भी कर सकते हैं। लेकिन जो केमिस्ट्री है उसको हमें थोड़ा समझना पड़ता है, तो उसको सुबह का टाइमिंग जो रहता है वो बेस्ट रहता है, क्योंकि उस टाइम हमारा जो माइंड रहता है वो एकदम फ्रेश रहता है। इसलिए और मैं अपने पढ़ाई पे 5 से 6 घंटे का टाइम रोज़ डेली देती हूँ। बिल्कुल। प्रहलाद जी, जिस तरह से 18 साल का आपको अब अनुभव हो चुका है, एक्सपीरियंस हो चुका है, मैंने देखा है आप लगातार स्टूडेंट थे तब से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बच्चों के अलग अलग प्रिसाइज कैलिबर होते हैं, कैसे आप बच्चों के पेरेंट्स को इतना कन्विंस कर पाते हैं कि उसका क्या कैलिबर है, किस क्षेत्र में उसको जाना चाहिए? 11th 12th के अलावा और कौन सी क्लासेस को आप पढ़ाते हैं? मैडम, मैं मोस्टली 11th 12th ही पढ़ाता हूँ, और मैं जैसे बच्चा आता है मैं बच्चों से एकदम फ्रेंकली, एकदम एज अ फ्रेंड, एज अ भाई की तरह उनको ट्रीट करता हूँ, और पूछता हूँ कि भाई तुम्हें क्या करना है, किस फील्ड में जाना है, तुमने खुद से सब्जेक्ट लिया है या तुम्हें प्रेशराइज करके दिया, तुमने भाई बहन के दबाव में दिया या रिश्तेदार के दबाव में, भाई देखो हमारे रिश्तेदार के लड़के ने लिया था, आज कल वो इंजीनियर हैं, तो हमारे लड़का भी इसी फील्ड में जाना चाहिए। तो ये तो नहीं कि तुम्हें ज़बरदस्ती इस स्ट्रीम में भेज दिया, तुम्हें कोई प्रेशर है, नहीं। वो उसके बाद ही मैं उस बच्चों को फिर आगे पढ़ाने के लिए किस तरह से पढ़ा जाए। तो मेरे यहाँ जैसे पूरी टीम है, और टीम को मैंने सख्त निर्देश दे रखे हैं कि कोई भी बच्चों को ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करो, उसे एकदम फ्रेंडली होके, क्योंकि हम ज़्यादा प्रेशर करेंगे, उसे डराएंगे धमकाएंगे तो बच्चे क्या होता है, कई बार उसका जो टॉपिक छूट जाता है या से कोई डाउट होता है तो उसे अरे यार सर से बोलेंगे, सर चिल्ला देंगे, सर मार देंगे, ऐसा नहीं, ऐसा होगा। तो मैंने अपने जो फैकल्टी मेंबर है और मैं भी स्वयं बच्चों से एक फ्रेंड की तरह बिहेव करता, ताकि बच्चा कभी भी किसी समय भी वो टॉपिक जो है हमसे क्लियर कर सके, उसका कोई डाउट है वो तुरंत क्लियर कर, क्योंकि नहीं तो एक डाउट रह जाएगा, फिर दूसरा बनेगा, फिर तीसरा, ऐसे डाउट पे डाउट बनते जाएंगे और बच्चा फिर उस सब्जेक्ट से भगने लगता है। तो हम जो है कि हम हमारा जो सब्जेक्ट है इतना ईजिली तरीके से, सिंपल तरीके से पढ़ाते हैं कि बच्चों को उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट आए। और बच्चे जैसे कि 11th 12th के जो बच्चे हैं वो इस समय ज़्यादा मैच्योर नहीं होते, क्योंकि उनकी टीन एज होती है, और हाँ इस समय क्या है कि बच्चों को कोई भी जरा सा कह दे तो भटक जाता है। तो इसलिए मैं बच्चों से मतलब फ्रेंड की तरह बात करता हूँ, उनसे कोई भी बात हो, उनकी पर्सनली भी बात हो तो मैं उनसे पूछना, बेटा आप बिल्कुल निडर होकर वो चीज़ मेरे सामने रखो, यदि होगा तो मैं उस चीज़ को अपने तक ही सॉल्व कर दूंगा, घर तक वो मैटर जाने की ज़रूरत नहीं है। और बच्चे फिर मुझसे फ्रेंड की तरह वो चीज़ ट्रीट करते हैं। तो मैं कई बार बच्चों के ये जैसे कई वो इस तरह की दोस्ती मिल जाती है, उसमें भटक जाती है, तो उस चीज़ को भी मैं सॉल्व करने में बच्चों की हेल्प करता हूँ। यानी ये कहा जाए कि कनेक्टिविटी होनी बहुत ज़रूरी होती है एक टीचर और स्टूडेंट में, और एक कंफर्टेबल कनेक्टिविटी जो आप स्थापित करते हैं आपके स्टूडेंट्स के साथ, आप दोनों के बीच में ऐसी बातचीत हो कि बच्चा किसी भी प्रकार के कुछ गलत कदम को अगर उठाने जा रहा हो तो आप उसे रोक लेते हैं। प्रहलाद जी, ज़्यादातर हम ये देखते हैं स्टूडेंट्स की अगर इंटरेस्ट की बात करें तो आजकल मोबाइल में बहुत इंटरेस्ट रहता है, और बहुत कम उम्र में ही आजकल बच्चों को मोबाइल अवेलेबल भी है। बच्चे कहते हैं कि उनको अपने स्टडी से जुड़े वीडियोज़ देखने हैं, कुछ डाउट क्लियर करने हैं, कोचिंग का भी ज़्यादा मैटर कोविड के बाद से ऑनलाइन हो गया है। तो क्या आपको लगता है कि एक डीफोकस का काम कर रहा है, या इससे एक फायदा भी है बच्चों को? नहीं, मोबाइल जो है, सोशल मीडिया है, कहीं ना कहीं डीफोकस तो कर ही रहा है, लेकिन कहीं कहीं इंपॉर्टेंट भी है। तो मैं चाहूँगा जैसे गार्जियंस, इसके लिए गार्जियंस मेन ध्यान रखे कि उतने टाइम तक ही अपने बच्चों को मोबाइल से कनेक्ट होने दें जितना उसको ज़रूरी है। ज़्यादा उसको मोबाइल जो है मोबाइल की लत नहीं, क्योंकि मोबाइल की लत ऐसी है एक बार पड़ जाएगी तो वो लत बड़ी मुश्किल से छूटती है। तो आप सोशल मीडिया पे जाओगे तो आपको कई तरह के वीडियोज़ मिलेंगे। अब एक ही सब्जेक्ट के कई तरह के कई लोग उस सब्जेक्ट को टीच करते हैं, तो वहाँ जाके कई बार बच्चा जो है कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो मैं जो मानता हूँ कि ऑफलाइन से अच्छा
उससे बेटर ऑप्शन कोई नहीं। हाँ, लगता है कि भाई आप नहीं कर सकते हो तो उस समय आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, लेकिन ऑनलाइन की एक लिमिट है, क्योंकि ज़्यादा यदि आप सोशल मीडिया पे जाओगे, ज़्यादा उसका यूज़ करोगे तो आपकी आइज़ वगैरह को इनको इफेक्ट करता है, आपका आप पे मेंटल प्रेशर बढ़ेगा। और साथ ही साथ सोशल मीडिया का ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इसमें कई इस तरह के कंटेंट आजकल इतने, कहीं भी किसी भी साइट पे आप जाएंगे ऐसे कंटेंट जो हम नहीं देख पाते, ऐसे कंटेंट जो अवॉइड करते हैं वो कंटेंट भी सोशल मीडिया पे बहुत सारे मिल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया जो है यदि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट उस पर फोकस है, उस पर बहुत ज़्यादा यूज़ करता है तो सोशल मीडिया से बच्चा भटकने भी लगा। और आज जो मैं जो अभी फील कर रहा हूँ, बच्चा पढ़ाई से ज़्यादा सोशल मीडिया पर ध्यान दे रहा है, जो कि उनके कैरियर के लिए वो घातक है। क्योंकि अभी तो बच्चे को समझ में नहीं आएगा, जैसे मैंने अभी जस्ट कहा था कि ये टीन एज होती है, स्वप्न लोग होता है, इसमें बच्चा जरा से में भटक जाता है। उसको जो बेकार चीज़ें हैं, वो हवाई चीज़ें वो अच्छी लगती है, नित्य रोज रोज नए नए सपने बनते हैं, वो चीज़ें उसकी ओर फिर वो धीरे धीरे ना चाहकर भी वो गलत कदम उठाता है। तो मैं ये कहूँगा कि जैसे गार्जियंस लग रहा है कि भाई हमारा बच्चा बड़ा है तो उससे इस समय जैसे 11-12 का बच्चा जो है वो काफ़ी चीज़ समझने लगता है, तो गार्जियंस को सोचना चाहिए कि उससे एक फ्रेंडली व्यवहार रखें और कभी भी अपने बच्चों को दूसरों के बच्चों से कंपेयर ना करें। उससे क्या है कि बच्चे पर मेंटल प्रेशर बढ़ेगा और उसमें चिड़चिड़ापन आ जाता है, फिर वो घर वालों की नहीं सुनता है, फिर वो कहता है यार देखो हम इतना कर रहे हैं, फिर घर वाले कुछ भी कह रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा गार्जियंस को कि अपने बच्चे को जब वो 11-12 में आता है तो एज अ फ्रेंड की तरह बिहेव करे, तो वो हर चीज़ बाहर किसी को बताने के बजाय वो आप पे बताएगा, आप पे ज़्यादा ट्रस्ट करेगा। और कहीं मैंने जब मैं छोटा बच्चा था तब मैंने एक चीज़ सीखी थी कि घर वालों की मार में भी प्यार है और बाहर वालों के प्यार में भी मार है। तो बाहर वालों पे आप ज़्यादा ट्रस्ट करोगे तो कहीं ना कहीं आप लॉस में जाओगे। और सोशल मीडिया का उतना ही यूज़ करें जितना आप कर सकते हो। मैंने कहा जैसे कि अभी कोरोना का जो काल था उसमें हमने भी ऑनलाइन पढ़ाया, मैंने तो कई लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट कोरोना में पढ़ाया। और अभी भी जैसे जो पुअर फैमिली के स्टूडेंट हैं उनको ऑनलाइन भी फ्री पढ़ाता हूँ, या कुछ बच्चे ऐसे हैं जो फीस नहीं दे पाते हैं तो जो भी हो सके उनको ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों फ्री एजुकेशन दे रहा हूँ। तो मेरा यही मानना है कि भाई आप ऑनलाइन पढ़ो, लेकिन एक दायरा है। बिल्कुल सही कहा आपने प्रहलाद जी, एक लिमिट, हर चीज की एक लिमिट होती है और बच्चे आजकल लिमिट क्रॉस कर जाते हैं, फिर परेशानी में पड़ जाते हैं। महक, आप हमारे साथ मौजूद हैं और जिस तरह से आप अभी 12th की स्टूडेंट हैं, सर ने जिक्र किया, ये उम्र ही ऐसी होती है कि हमें कई चीजें लुभाती हैं, लेकिन ये हमारा विवेक होता है कि हम किस ओर अपना फोकस रखते हैं। एज अ स्टूडेंट आप बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगी, किस तरह से वो सोशल मीडिया पर भी अगर एक्टिव है तो उसको एक लिमिट में लाएं, पढ़ाई के लिए कितने फोकस हो जाए, क्या कुछ कहना चाहेंगी बच्चों को? मैम, अगर हमें सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं तो उसको सिर्फ एक लिमिट में ही करना चाहिए, क्योंकि अगर हम ज़्यादा उसको यूज़ करेंगे तो एक तो हमें आदत लग जाएगी और वो हमारे मेंटली जो आइज़ वगैरह रहती है वो भी डैमेज हो सकती है, वो ख़राब हो जाएगी हमारी आइज़। और बिल्कुल, यानी ये कहा जाए, महक भी ये कहना चाहेंगे और मुझे लगता है कि हर स्टूडेंट को ये सुनना अच्छा नहीं लगेगा कि आप सोशल मीडिया से दूर हो जाइए, लेकिन दूर नहीं हो सकते तो हर चीज़ की एक लिमिट सेट करिए। आप कितना समय कहाँ दे रहे हैं ये भी आपका निर्धारित होना चाहिए, क्योंकि तभी ये आपको आपके लक्ष्य तक ले जाएगा। आप दोनों मेहमानों का बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े। और प्रहलाद जी, आप इतना नेक काम कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, इसी प्रकार आप अपने प्रयास आगे जारी रखिए और बच्चों के भविष्य को आप यूं ही बनाते रहिए। तो आज के लिए इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, और प्रहलाद जी और महक हमारे साथ आज जुड़े थे, आप दोनों का बहुत धन्यवाद।